नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 27 फरवरी 2022 है, दिन है संडे, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। तो आज दोस्तों संडे हैं, तो वी आर गोइंग टू रिवाइज। ये रिवीजन लेक्चर हैं पिछले 6-7 दिनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे। इनका नाम है शशि थरूर, और द हिंदू में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया नीड्स रेफ्यूजी एंड असाइलम लॉ। अब बेसिकली असाइलम का मतलब ये होता है कि आपको एक शरण दी जा रही है, आपके देश में कुछ चल रहा है और आप अपने देश में सरवाइव नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरे देश चले जाते हैं। इट्स लाइक जैसे एक छोटे से गांव में अगर अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो वहां पर आपके घर वर टूट गए, तो फिर आप क्या करेंगे, नज़दीक का जो भी गांव है वहां पर चले जाएंगे और वहां के लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं रहने के लिए जगह दे दो, खाने पीने के लिए कुछ दे दो, एक्सेट्रा। राइट? तो ये आपने क्या किया, ये आपने शरण मांगी। रेफ्यूजी की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अभी कुछ समय के लिए आप वहां पर आए हैं तो यू आर ए सॉर्ट ऑफ रेफ्यूजी। अभी आप वापस अपने गांव चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में क्लियर होगी, लेकिन आपको कुछ वक्त तो चाहिए ना। मीन्स आप उस बारिश हो रही है, बाढ़ आई है और आप किसी गांव में गए और वहां से ही लोगों ने बता दिया कि आप यहाँ से निकलो, आप इस गांव के नहीं हैं, चले जाओ यहाँ से, तो दैट विल बी वेरी इनह्यूमन। क्योंकि वापस आप जाएंगे तो वहां पर आपका जिंदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो शशि थरूर साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल, अब सरकार तो बिल इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन कोई एमपी जो है वो भी अपनी तरफ से एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इस आर्टिकल में उन्होंने यही कहा है कि ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को उन्होंने छेड़ा है। अब शशि थरूर जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने लगभग 10-12 सालों तक काम किया है। एक समय था जब आई थिंक बान की मून के सामने वो इलेक्शन भी लड़े थे, यूएन सेक्रेटरी जनरल का। बान की मून उसमें जीत गए, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इतने समय काम किया, और असाइलम, यही जो टॉपिक है रेफ्यूजी और असाइलम, इसके ही कमिटी के आई थिंक ही वाज हेड, बट एग्जैक्ट पोजीशन भूल गया, बट उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है इस टॉपिक को लेकर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। The bill lays down comprehensive criteria for recognition of asylum seekers and refugees and prescribes specific rights and duties accruing from such status. ये बिल में क्या है कि असाइलम सीकर को डिफाइन किया गया है कि इसकी परिभाषा क्या है, रेफ्यूजी जो हैं उनकी परिभाषा क्या है, और उनके अधिकार क्या क्या होने चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बिल बात करता है। हमारे देश में आज भी इस प्रकार का कोई भी लॉ असाइलम को लेकर और ये जो रेफ्यूजीज हैं इनको लेकर कोई लॉ नहीं है। एक इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है। नॉन रिफॉल्वमेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट स्टे विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब ये जो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल है इसको बहुत सारे देशों ने एडॉप्ट किया है। वहाँ की पार्लियामेंट जो है उन्होंने इस चीज़ को, इस लॉ को एक्सेप्ट किया है। वहाँ पर भी एक लॉ था, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अपने लॉ को चेंज किया और अलाइन किया। हमारे देश में तो ये है ही नहीं, हमारे देश में लॉ ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे देश में एक ट्रेडिशन है, अतिथि देवो भव, है ना। ये कितनी पुरानी ट्रेडिशन है। अब देखिए, रामायण का वो सीन मुझे याद आ रहा है जब जो ऋषि मुनि है वो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, सो कॉल्ड ऋषि मुनि, वो रावण, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो और आपके देव पर, आपके आपके आंगन पर अतिथि आए हैं एक प्रकार से, और आप इंसल्ट कर रहे हो, अतिथि देवो भव का प्रिंसिपल जो है उसको वायोलेट कर रहे हो। और ऐसे तो बहुत सारे स्टोरीज हैं, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं। मैं जिस एरिया में से हूँ, सौराष्ट्र, जिसको काठियावाड़ कहते हैं, हम श्योर आप जानते होंगे, गांधी जी भी इसी एरिया से थे, काठियावाड़ से। तो यहाँ की भी ऐसी ट्रेडिशन है कि कोई भी पहले निकलता था, जब छोटे छोटे गांव हुआ करता, आज भी गांव है, लेकिन जो पुरानी ट्रेडिशन कहते हैं कि मीन्स बेसिकली किसी को कहते हैं कि भाई आप आइए, एटलीस्ट हैव ए बटर मिल्क। जा रहे हैं, कोई मुसाफिर जा रहा है तो उनको कहेंगे कि हैव ए बटर मिल्क एट आवर प्लेस, और फिर वो व्यक्ति आएगा कि चलो चलो ठीक है, गर्मी हो रही है तो लेट्स हैव ए बटर मिल्क, लेकिन फिर वहाँ पर वो नहीं होगा, इट विल बी ए फुल कोर्स मील। के कहा था इसके बारे में, लेकिन सरप्राइज करके भेजा उसको, मुसाफिर को, कि
तो ये अतिथि देवो वाली ट्रेडिशन आपको हर एक एरिया में देखने को मिलेगी। हमारे आपकी भी गांव या फिर आपके भी एरिया में कुछ ऐसी चीजें आई एम श्योर होगी ही। द कॉर्नरस्टोन of refugee law which states that no country should send a person to a place where he or she may face persecution। ये जो एक रेफ्यूजी प्रिंसिपल है या लॉ है वो क्या कहता है, जो मैंने गांव वाला एग्जांपल दिया बाढ़ वाला, कि वहां पर उसको वापस भेजेंगे जहां पर परसिक्यूशन, अगर किसी जगह पर किसी व्यक्ति के धर्म के नाम पर, किसी के कास्ट के नाम पर, किसी के पॉलिटिकल व्यूज के नाम पर अगर उस व्यक्ति या फिर उस परिवार को, उस कम्युनिटी को वहां पर मारा जा रहा है या फिर मार दिया जाएगा, तो ऐसी जगह पर भेजा, आपने वापस भेज दिया, आपने उसको शरण नहीं दी और वापस भेज दिया, तो क्या होगा उसके साथ? उनको मारा जाएगा। तो यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपको कोई सिटीजनशिप देने की बात नहीं करा है, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए आप उनको वहां पर रखिए, फिर उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। भारत सरकार ने शेमफुली 2 बैचेस रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं उनको वापस भेजा था उस समय पर, जब वहां पर रोहिंग्यास जो हैं वो उस देश को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश और भारत आ रहे थे और दूसरी जगहों पर जा रहे थे। लेकिन भारत ने, और ऐसा पहले भी किया था भारत ने, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ था, चकमास को वापस भेजने की कोशिश की, फिर मिजोरम में जो म्यांमार के कुछ लोग आ गए थे तो उनको भी वापस भेजने का अटेम्प्ट जो है वो भारत ने किया था। The right to seek asylum in India would be available to all foreigners irrespective of their nationality, race, religion or ethnicity, and a national commission for asylum would be constituted to receive and decide all such applicants। ये बिल जो है वो कहता है कि हमारे देश में सभी फॉरेनर्स को, अब वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी देश से हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, उसको हमारे देश में असाइलम मांगने का अधिकार मिलेगा। और हमारे देश में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम होगा। देखिए, असाइलम मांगने का अधिकार है, असाइलम देने का मींस असाइलम का ही अधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोट लेकर आ जाए फिर कहे कि नहीं हमारा तो असाइलम का अधिकार है, ऐसा नहीं है। उसका अधिकार यह है कि वो एटलीस्ट असाइलम मांग सके, और हमारे देश में एक नेशनल कमीशन फॉर असाइलम हो जो ऐसे केसेस को डिसाइड करे। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक प्रकार से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, उसकी एप्लीकेशन, आपने उसको वापस भेज दिया। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब है आप उसको वापस नहीं भेजेंगे। कब तक? जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, मींस जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता। बोट में कोई एक परिवार आया और वो कहते हैं कि भाई हमारे देश में ये हो रहा है, हमें यहाँ पर शरण चाहिए, तो आप कह देंगे नहीं नहीं चलो वापस घर जाओ, जहां से आए हो वहां पर चले जाओ। तो दिस इज रिफॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट मीन्स कि चलिए कोई बात नहीं, आप आइए, आप इस एरिया के बाहर नहीं निकल सकते, आपको खाना पीना ये सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी, राइट, और हम देखते हैं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। ये चीज है गवर्नमेंट की, ये अथॉरिटी मींस भारत सरकार की ये सॉवरेन अथॉरिटी है कि हम डिसाइड करें कि हम किसको असाइलम देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको रेफ्यूजी के तौर पर। जब असाइलम, फिर आप उसको रेफ्यूजी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप यहां पर रह सकते हैं, कि आप इस देश में रह सकते हैं, जब तक आपके देश में प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए, इट्स फाइन, यू कैन स्टे हियर। सरकार को थोड़ा खर्च होगा, उनको रहने के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। फिर उस टाइम पर बहुत सारे लोग भी आएंगे कि हमारे देश में गरीब लोग जो हैं वो सड़कों पर सो रहे हैं और अब दूसरे लोगों को यहाँ पर, लेकिन वो भी इंसान है, अब उनका केस वहाँ पर चल रहा है तो उनको वो मिल गया है, तो उनके वो मीन्स आई वुड ओनली से कि हमारे देश में तो यही कह सकते हैं कि उनका नसीब है अच्छा कि उनको सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल गया। तो एनीवे, लेकिन रिजेक्ट करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। सरकार को ऐसा लगेगा कि नहीं यार इनको नहीं देना है हमें, ये चीज़ें गलत हैं, इसमें यही एक खामियां हैं, तो फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो सरकार के पास ही रहेगी और ये बिल में यही चीज़ है। दूसरी चीज़ के जो रेफ्यूजी है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है रेफ्यूजी की, वो यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जेन्युइनली उसके एरिया में या फिर वो रीजन है उसमें जेन्युइनली ये सारे अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से अगर उसका परसिक्यूशन हो रहा है, उसके प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो फिर उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ रेफ्यूजी। लेकिन अगर कोई, लेट्स से मैं अमेरिका जाऊं और कहूं कि मेरे देश में तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मैंने इतनी पढ़ाई की और मुझे यहाँ पर ही मुझे यूएसए की लाइफस्टाइल जो अमेरिकन ड्रीम है वही जीना है, तो उसके आधार पर मुझे रेफ्यूजी नहीं गिना जा सकता। यू नो, जेन्युइन अगर थ्रेट है तो ही वो रेफ्यूजी माना जाएगा। अब यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल जो रामायण और महाभारत का भी एग्जाम्पल है कि देखिए हमारे देश को अगर आप देखें
तो वे हैव ऑलवेज, जिन लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, रामायण और महाभारत में भी ये हुआ था, और फिर जब वो वापस आए, राइट, एग्जाइल में से वापस आए, तो दीपावली जो हमारा फेस्टिवल है वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वी नो के राम भगवान जो है उनको वनवास जाना पड़ा था, और वो जब वापस आए तब भी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली। दलाई लामा जो हैं, राइट, वो भी चाइना मीन्स तिब्बत में उनको खतरा था, वो यहाँ पर आ गए। आप पारसी कम्युनिटी की हिस्ट्री को पढ़िएगा कभी, राइट, वो गुजरात आए थे, और दूध में शक्कर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पॉसिबल हुआ तो आई विल ब्रिंग आउट अ पॉडकास्ट ऑन दिस थिंग, मजा आएगा वो स्टोरी सुनने में। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे देश में, जो एक ट्रेडिशन है वो है, लेकिन लॉ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होता है, जब आपके पास लॉ नहीं होता है तो इश्यू ये होता है कि फिर डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है, केस टू केस चीजें चेंज होती जाएगी। 1996 में जब सर, जो मैंने वो आपको एग्जांपल दिया था ना, कि भारत सरकार जो है वो वापस इनको भेजना चाहती थी, ये चकमा कम्युनिटी को, तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे लोगों को वापस जो है वो नहीं भेज सकते। और आर्टिकल 14 जो है, 14, 20, 21, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट आया, और सरकार को, भारत की सरकार को चकमा लोगों को वापस भेजने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब हमें लॉ क्यों चाहिए? लॉ इसलिए चाहिए, ट्रेडिशन तो है, चलो अच्छी बात है, और ट्रेडिशन है तो वी शुड बी ए ग्लोबल लीडर इन दिस थिंग। अगर किसी देश में कार बनाने का ट्रेडिशन है तो वो फिर बेस्ट कार्स बनाने वाला देश बनना चाहिए। फिर ऐसा पता चले कि कार की ट्रेडिशन उनकी बहुत पुरानी है, लेकिन वो दूसरे देशों की कार को इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं, तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग सिमिलर इज गोइंग ऑन हियर। जब हमारे पास प्रॉपर लॉ नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होती है, तो अलग अलग जजेस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सरकार आएगी, होम मिनिस्ट्री का अलग इंटरप्रिटेशन होगा। तो ऐसा ना हो, एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक स्टैंडर्ड हो, इसके लिए वी नीड दिस थिंग। और यहाँ पर शशि थरूर कहते हैं कि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो वी हैव टू बिहेव लाइक ए विश्व गुरु एज वेल। दोस्तों, पायोनियर का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है मार्क रुट, और ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं। फाइनली नेदरलैंड्स ने ऑफिशियली इंडोनेशिया से माफी मांगी है। जैसे मैंने आपको बताया, 350 सालों तक बहुत ही क्रूर तरीके से इंडोनेशिया पर राज किया, इंडोनेशिया को भी पूरा चूस लिया, उनका खून चूस लिया, उनकी इकोनॉमी को चूस लिया। ये सारी चीजें जो हैं ये कॉलोनियल पावर्स ने अलग अलग रीजियंस में की है। लेकिन अच्छी बात है कि फाइनली उनके देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑफिशियली उस देश से माफी मांग रहे हैं। 1945 से 49 का जो वक्त था, तब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता संग्राम आप कह सकते हैं। और इस स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशियंस की, पता है कितने इंडोनेशियंस की प्राण की बलि ली गई? 1 लाख से भी ज्यादा, 1 लाख से भी ज्यादा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि ये जो वायोलेंस हॉलैंड ने किया या फिर नेदरलैंड्स ने किया, वो बहुत ही सिस्टमेटिक था, वो बहुत ही अनएथिकल था, और हद से ज्यादा वायोलेंस का उपयोग किया गया है। पहले ये आंकड़ा जो है ऐसा माना जाता था, मीन्स नेदरलैंड्स में ऐसा ऑफिशियली कहा जाता था कि सिर्फ 1500 से 2000 लोगों की ही जान गई है, लेकिन अब सरकार मान रही है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हुई है। अब सोचिए इसको कि एक देश जो नेदरलैंड्स है, चलो अब वो माफी मांग रहा है, अच्छी बात है। 2013 में भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट, अब पार्डन, वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने माफी मांगी थी इस चीज को लेकर। और 2020 में वहाँ के राजा किंग विलियम अलेक्जेंडर ने माफी मांगी थी इंडोनेशिया से, ऑफिशियली माफी मांगी थी, राइट। ये जो चीज हुई, मीन्स जो शोषण किया गया, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने माफी मांगी थी। अब सोचिए कि एक देश जो है, उनके प्राइम मिनिस्टर या फिर उसकी सरकार जो है, वो अब ये कहती है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, राइट। 1 लाख से भी ज्यादा होंगे लोग। पहले 1500 से 2000 का ही फिगर एक्सेप्ट किया जाता। तो वहां की जो किताबें हैं ना, टेक्स्ट बुक, वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी यही होगा कि सिर्फ 1500-2000 लोग की हुई थी, और हमारे भी कुछ जवान जो है वो शहीद हो गए थे, एक्सेट्रा। और अपने रीजन से, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट से वो किताबें लिखी गई होगी,
आज भी अगर यूके की टेक्स्ट बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखने को मीन्स ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, उन वहाँ के लोगों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। वहाँ के आज की जनरेशन को अगर आप पूछे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। उनको स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं गई है। उनको ओवरऑल क्या पढ़ाया जाता है कि ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा उपकार किया है दुनिया पर, कि ब्रिटेन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में गया और वहाँ के लोग जो हैं वो एक जंगली तरीके से रहते थे, कि वो उनके ना तो कोई रूल्स थे, ना तो उनको पता चलता था, अनएजुकेशन था, अंधश्रद्धाएं थी, सारी गलत चीज़ें ही थी, वो अंधकार में ही जीते थे। और फिर ब्रिटिश वहाँ पर गए और ब्रिटिश लोगों ने उनको सिविलाइज्ड किया, उनको एजुकेशन, उनको कपड़े पहनना, उनको खाना पीना सिखाए, ये सारी चीज़ें सिखाई। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो आपको वहाँ की किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। मेरा मानना है कि अगर किंग विलियम अलेक्जेंडर जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं नेदरलैंड से, तो क्वीन एलिजाबेथ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए भारत से ऑफिशियली। एंड वहाँ की किताबें जो हैं, अब आई एम श्योर अब ऑफिशियली ये नेदरलैंड्स ने इस चीज़ को माना है, तो वहाँ की किताबों में तो हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर क्वीन एलिजाबेथ माफ़ी मांग ले तो फिर यूके की किताबें जो हैं, टेक्स्ट बुक, वहाँ की एनसीईआरटीज, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा और हकीकत पता चलेगी कि नो डाउट कुछ अच्छी चीज़ें की हैं उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने कोई उपकार से या फिर एनजीओ चलाकर नहीं की। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी की, लाइक जैसे कि हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो वो इसलिए बना रहे थे ताकि हमारे देश के लोगों को वो जैसा प्रोग्राम करना चाहते हैं वैसा प्रोग्राम कर सके। और ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कि आप अपनी जनरेशन को क्या सिखाना चाहते हैं, उसको डीपली क्या सिखाना चाहते हैं। एक बार उस रोबोट को आपने प्रोग्राम कर दिया, फिर वो हमेशा यही मानेगा कि नहीं, वी आर द बेस्ट और दूसरे लोग जो हैं दे आर द वर्स्ट, हमने उनके ऊपर उपकार किया है, हमारे पूर्वजों ने आपके ऊपर उपकार किया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में ठूसी जाएगी वाया दिस टेक्स्ट बुक्स। तो ये जो गलत फहमी में कॉलोनियल पावर्स जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी अगर उनकी किताबों में ये सारी चीज़ें हैं, तो दिस इंडिकेट्स कि आज भी डीप डाउन उनके अंदर ये रेसिज्म है, उनके अंदर ये कॉलोनियल हैंगओवर है। वो ये मान रहे हैं कि हमारे पूर्वज और हम ही सबसे बेस्ट हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ज्यूइश हॉलोकॉस्ट जो हुआ, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो क्यूरियसली फॉरएवर जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए इसको लेकर। एक एनी फ्रैंक वाला वीडियो है, कौन थी एनी फ्रैंक, जानिएगा इस वीडियो से। और दूसरा जो है, अभी कुछ समय पहले हॉलोकॉस्ट दिन को मनाया गया, तो ये जो ज्यूइश हॉलोकॉस्ट हुआ था ना दोस्तों, इसकी माफ़ी भी आज तक नहीं मांगी गई है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान पर जो यूएसए ने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो गए थे, हिरोशिमा गए थे और वहाँ पर सारी चीज़ों को उन्होंने देखा कि हमने ये बर्बादियाँ की, लेकिन अमेरिका ने आज भी ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। अफ्रीका के कितने सारे देशों में मैसेकर्स हुए हैं, जेनोसाइड हुई है, राइट, एक साथ जो सामूहिक हत्याएं कहते हैं वो सारी चीज़ें हुई है, लेकिन बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। The retribution is complete when past powers grapple with changing attitudes and how to present contested heritage. एक ऑफिशियली माफ़ी मांग लेना अच्छी बात है, इट इज़ आई बिलीव फर्स्ट स्टेप, लेकिन जो हकीकत है वो वहाँ के लोगों के अंदर, और सिर्फ उस देश के नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी एक एटीट्यूड में, एक रवैये में बदलाव आना चाहिए कि जो चीज़ हुई थी वो गलत हुई थी, और एज ह्यूमन बींग्स, एज सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी हैव टू मेक श्योर कि हम यही चीज़ जो है वो अब फ्यूचर में किसी के साथ ना करें। चाहे वो एक ही देश में, लेट्स से हमारे देश की बात करें तो जो कुछ ऐसे रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हैं, लेट्स से ट्राइबल, राइट, नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए तो वहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वहाँ पर जाकर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो उनके लाइफ के ऊपर ना थोपें। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन है, बट आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग यू एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि जो सेंटिलीज ट्राइब है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के आजू बाजू में रहती है, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम इन द सेंस के लॉज जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम उनको, फिर वही हुआ ना कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया और हम फिर किसी और पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम भी उस हायरार्की का पार्ट बन जाएंगे और वो सारी गलत बातें हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जलियांवाला बाग आए थे, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा और फिर उन्होंने इस जलियांवाला बाग को लेकर माफ़ी मांगी थी, लेकिन पूरा जो उनका एम्पायर था, उनकी जो चीज़ें थी उसको लेकर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। और यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, अभी हाल ही में विकी कौशल की एक बहुत ही सॉलिड फिल्म मुझे तो बहुत पसंद आई, उद्धम सिंह, राइट, आई थिंक उस फिल्म का नाम उद्धम है, बट एनीवे उद्धम सिंह साहब के ऊपर वो फिल्म है और मैंने वो फिल्म भी देखी है, बहुत मज़ा आया। और दुख इस बात का हुआ कि इस फिल्म को आई थिंक ऑस्कर में नॉमिनेट होना था और फिर इसको नॉमिनेट नहीं किया गया, मीन्स सेंड नहीं किया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये बताकर कि इस फिल्म में ब्रिटिश के खिलाफ एक प्रकार की नेगेटिविटी, एक प्रकार का रेसिज्म दिखा। मीन्स आर यू सीरियस? आप देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांग रहे हैं जलियांवाला बाग को लेकर, और उद्धम सिंह साहब जो हैं उन्होंने क्या मीन्स क्या जलियांवाला बाग का एक प्रकार से बदला लिया था उन्होंने उस समय की स्थिति में। आज यहाँ पर ऐसी कमरों में बैठकर बातें करना कि दिस वाज रॉन्ग और हमें ये नहीं करना, लेकिन अगर उस समय पर 1919 में कोई जलियांवाला बाग में होता या फिर वहाँ पर रहता और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी वो देखी होती, तो फिर मैं और आप भी वही करते जो उद्धम सिंह साहब ने किया है। तो उस एंगल से अपने आप को उस स्थिति में रखकर हमें चीज़ को सोचना चाहिए। और ये फिल्म को रिजेक्ट जो किया है, दिस इज अगेन कहीं ना कहीं डीप डाउन एक प्रकार का हैंगओवर ही मुझे नजर आता। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आपका शायद पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट एज वेल। आयरिश पोटैटो फेमाइन जो हुआ था, इसको लेकर तो ब्रिटेन ने माफ़ी मांग ली कि हमने जो ये पोटैटो फेमाइन किया था आयरलैंड में, तो इसको लेकर हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमारे देश में जो बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में, शायद इतना बड़ा फेमाइन जो है वो मैन मेड फेमाइन है, ये नेचुरल नहीं है। मैन मेड फेमाइन जो जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, कैन यू बिलीव इट? 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो वॉर के लिए पहुंचा रहे थे। इसको लेकर आज भी ब्रिटेन ने माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर जो है ना वो आज भी हैं, बहुत ही सटल लेवल पर, लेकिन हैं। ड्रोन्स, राइट, आई एम श्योर हम सबको पता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो डिफेंस सेक्टर से स्टार्ट हुआ और दुनिया के अलग अलग देश, खास करके यूएसए, इजराइल, भारत भी यूज़ कर रहा है, लेकिन यूएसए, इजराइल कुछ ऐसे देश हैं जो ड्रोन के डिफेंस ड्रोन्स में बहुत ही आगे हैं। अब भारत भी ड्रोन्स में जो है वो दूसरे देशों से हमने ड्रोन्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें, और ड्रोन्स का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में तो होता ही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है ये अब तो फिल्मों के लिए भी होने लगा है, शादियों में भी हम देखते हैं, शूटिंग के लिए होता है, फिल्म शूटिंग के लिए। और कोविड के टाइम पर हमने देखा कि रिमोट जगहों पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं ये ड्रोन्स ने पहुंचाई थी। दवाइयाँ जो हैं वो ड्रोन्स के माध्यम से पहुंचाई गई थी कुछ अलग अलग लोकेशंस पर, और वैक्सीन जो है वो भी ड्रोन के माध्यम से पहुंचाई गई। अब ये तस्वीर देखिए, ये फ़ोटो जो है ये कोई हेलीकॉप्टर से नहीं, ड्रोन से लिया गया एक फ़ोटो है। और ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। कुछ एरिया में अगर कुछ इश्यू हो जाता, लेट्स से बाढ़ आ गई कहीं पर, तो लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो ड्रोन के माध्यम से, अगर कोई फंस चुका है तो हेलीकॉप्टर की राह नहीं देखनी पड़ेगी, आप तुरंत ही ड्रोन जो है वो डिप्लॉय कर दीजिए। जिन जगहों पर हम फिजिकली नहीं जा सकते उसका एक प्रकार से लोकेशन तो मिल जाएगा, फिर आप उसकी मदद कर सकते हैं, जो भी लोग फंसे हुए हैं उसकी। तो विनो के ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है। बजट 2022-23 में सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया टेक और इनोवेशन सेक्टर के लिए, और ख़ास करके ड्रोन मेकिंग स्टार्टअप्स के लिए। सरकार जो है वो इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और अब हमें किसान ड्रोन्स देखने को मिलेंगे, राइट। सरकार ने किसान ड्रोन्स को लॉन्च किया है, और एक लंबे समय से हमारी ये एक डिमांड रहती थी कि हम जब अमेरिकन किसानों को देखते थे, वहाँ के फार्मर्स को, इनफैक्ट वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो मोर लाइक एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वहाँ का फार्मर जो है उसको पेजेंट नहीं कहा जाता, और यहाँ का जो हमारा फार्मर है वो पेजेंट टाइप है, क्योंकि आज भी हमारे देश में लगभग 80% जितनी ज़मीन जो है वो माइक्रो कैटेगरी के फार्मर के पास आती है, यानी कि बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है उसके पास ज़मीन का। और अमेरिका में जो किसान है उसके पास
बहुत बड़े बड़े खेत है, मीन्स आप चल के तो जा ही नहीं सकते, यू नीड एटलीस्ट मोटरसाइकिल या फिर कार। तो इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं। ऑफ कोर्स अमेरिका हमसे बहुत बड़ा देश भी है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, लेकिन वहाँ के किसान जो हैं वो बड़े हैं और वो एंटरप्रेनर की तरह आप देखिएगा। मीन्स आई एम श्योर आपने यूट्यूब पे कभी ना कभी, फेसबुक यूट्यूब पर देखे होंगे उनके वीडियोज़ या फिर फिल्मों में देखा होगा कि किसान के पास बहुत बड़ी कार होती हैं, बहुत बड़ा घर होता है, सारी फैसिलिटीज़ उसके पास, एप्पल के बड़े बड़े लैपटॉप्स जो हैं वो किसान यूज़ करता है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो एनीवे, मैं बात ये कर रहा था कि एक लंबे समय से हमारे देश के किसानों का और हमारा भी ये सपना था कि हमारे किसान के पास भी वो सारे टूल्स आ जाए, वो सारे मशीन्स आ जाए, जिससे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो खेती बाड़ी है वो कर सकें, ऑर्गेनिक हो लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सके कि अगर बारिश होने वाली है इस साल, कितनी बारिश होगी, माइक्रो एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा कि इस वीक में या फिर इस महीने में कितनी बार बारिश होगी। ये सारी चीज़ों की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का एक्सेस किसानों के पास हो तो कितना फ़ायदा हो जाएगा उनका, वो कितना प्री प्लानिंग कर पाएंगे। वी कैन थिंक अबाउट इट। ड्रोन्स कैन रिफॉर्म एग्री सेक्टर, राइट। लॉज जो हम लेकर आए, सरकार लॉज एक लेकर आई, लेकिन लॉज जो हैं वो रिफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि कंसल्टेशन जो है वो नहीं था। तो इसलिए ये लॉज को इवेंचुअली सरकार को रिजेक्ट करना पड़ा। लेकिन ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा ये क्षेत्र जो है वो रिफॉर्म हो सकता है, उसमें एक बदलाव आ सकता है। और लगभग हमारे देश की 55% पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी और एलाइड सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये देश के लिए भी एक जबरदस्त बदलाव, रिफॉर्म होगा। तो ये जो किसान ड्रोन्स आ जाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा? आप लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनको डिजिटाइज कर पाएंगे। अब क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स में इश्यू होने की वजह से केसेस फाइल होते रहते हैं। जमीन के साथ जुड़े हुए केसेस जो है ना वो सबसे ज्यादा फाइल होता है। और करप्शन भी बहुत होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी करप्शन, मीन्स वी ऑल नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो वहां पर जो करप्शन है उसको एलिमिनेट करना है तो ड्रोन्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लैंड सर्वेज के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1, 2, 3। फोर्थ, क्रॉप और मिट्टी के सर्वेलेंस के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। फिर क्रॉप के मैनेजमेंट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। और किसानों को जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक, आपने देखा होगा कि कैसे एक जैकेट जैसा होता है, एक बैग जैसा होता है, पीछे बड़ी सी टैंक होती है और किसान जो है वो फिजिकली ये स्प्रे लगाता है पेस्टिसाइड का, और इससे उसकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकती है। लेकिन ड्रोन के माध्यम से अगर स्प्रेइंग किया जाए तो किसान अपने घर बैठकर आराम से ये काम जो है वो कर सकता है, और फिजिकली भी उसके लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा कंपेयर टू दैट मैन्युअली उस चीज़ को कैरी करके स्प्रेड करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस ड्रोन से, किसान ड्रोन से हो सकती है। एंड आई एम श्योर किसान ड्रोन का जब एक प्रॉपर सही इस्तेमाल होने लगेगा तो ये चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए रिफॉर्म कर देगा। ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर में हाई कैपेसिटी ड्रोन्स आ जाएंगे कि किसान जो है वो अपना सामान जैसे ट्रक में डालकर मार्केटिंग यार्ड या फिर दूसरी जगह तक पहुंचाता है फ्यूचर में, राइट। ये दूर नहीं है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल कि डायरेक्टली फार्म से सारा सामान जो है वो मार्केट तक जो है वो किसान क्विकेस्ट पॉसिबल वे से भेज पाएगा वाया एयर, राइट। ये अभी तक हमने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग इन फ्यूचर। तो रूरल स्काईलाइन जो है ये काफ़ी बिजी होने वाली है और बहुत सारे चैलेंजेस भी इसमें होंगे। ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। लेकिन मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही विश्वास रखता हूँ, इसी चीज़ को जानता हूँ कि आप काम स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट योर वर्क। चैलेंजेस आएंगे, कीप गोइंग ऑन, चैलेंजेस को सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रिफाइन करते जाइए सिस्टम को। दिस इज द ओनली वे वी हैव। और जितने बजट में अगर लोकल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा सपोर्ट दिया है, और सरकार का भी ये किसान ड्रोन से आग्रह यही है कि किसानों के लिए ड्रोन्स बनाए जाए, राइट। क्योंकि चाइना से जो ड्रोन्स आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हमें चाहिए कम कॉस्ट वाले ड्रोन्स। और फिर ड्रोन्स की वजह से नया बिजनेस भी स्टार्ट होगा, एलाइड सेक्टर ही हो जाएगा एक प्रकार से।
या कुछ ऐसी कंपनीज जो किसानों को ही ड्रोन्स देगी, आप रेंट पर ले सकते हैं या फिर उनका जो व्यक्ति हैं वो आ जाएगा। जैसे पहले कैसा था कि ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था तो जिसके पास ट्रैक्टर था वो आता था। अब क्या करते हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति ऐसी कंपनी के पास जाइए, वहाँ से ट्रैक्टर जो है वो रेंट पर ले जाइए, डीजल विजल उसमें डाल दीजिए, अपना काम ख़त्म हो जाए, वापस उसको आप डिलीवर कर दीजिए। तो ऐसा ही चीज़ जो है वो ड्रोन के साथ भी धीरे धीरे होने लगेगी और किसान जो है उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी एंड फ्यूचर में किसान जो है वो ड्रोन को आराम से उड़ा पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मिसिंग फॉरेस्ट। ट्रिब्यून का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 लॉन्च हो चुका है। सरकार का ये दावा है कि हमारे देश में पिछले 2 सालों में 2261 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एक्सपांड हुआ है, राइट। ये दावा है सरकार का, 2261 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एक्सपांड हुआ है, दैट इज 0.3% एक एक्सपांशन हुआ है। और सरकार ने यह भी कहा है कि हमारे देश में 17 ऐसे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड, जिनका 33% जितना जियोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आता है। 33%, ये एक बहुत बड़ा दावा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्यक्ति है इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MOEFCC, और उन्होंने आई थिंक राज्यसभा में ही ये कहा था, लेकिन ऑफिशियली भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत सरकार जो है इस बात पर एक रिजॉल्व रखती हैं, या फिर भारत सरकार जो है वो इस एक प्रकार का वादा है कि हम सिर्फ फॉरेस्ट को क्वांटिटेटिवली नहीं, सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लेकिन क्वालिटेटिवली भी फॉरेस्ट को एनरिच करेंगे, फॉरेस्ट को और ज़्यादा घने बनाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, फॉरेस्ट बनाना जो है वो किसी सरकार की कैपेसिटी में नहीं है, फॉरेस्ट बनाना किसी इंसान की कैपेसिटी में नहीं है, राइट। फॉरेस्ट जो है वो अपने आप बनता है, फॉरेस्ट जो है वो नेचर बनाता है। ये बात हमें बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत है तो फिर एंड रिजल्ट भी गलत ही होंगे। लोग क्या करते हैं, या फिर एक क्या सिस्टम हो चुकी है कि आप जंगलों में से पेड़ काट लीजिए, राइट। आप ये जंगल हैं तो ये पूरा आपने क्लीन कर दिया, या फिर उसका एक पोर्शन जो है, इतना पोर्शन आपने यहाँ के पेड़ जो हैं वो काट लिए, और फिर आप क्या करेंगे, एक दूसरी जगह पर आप कुछ पेड़ लगाएंगे। आपने नीम के पेड़ लगा दिए, जो भी XYZ मिक्स में कुछ पेड़ लगा दिए, और आपने ये सोचा कि मैंने यहाँ पर जंगल क्रिएट कर लिया। हाँ, आपने एक ट्री कवर क्रिएट किया है कि यहाँ पर आपने पेड़ उगाए हैं, दैट इज ए गुड थिंग, लेकिन आप इस चीज को इसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ हुआ था वो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ था। मैंने से ऑर्गेनिक आई मीन टू से कि पता नहीं कितने 100 सालों पहले, 50 साल 100 साल पहले यहाँ पर कोई एक बीज जो है एक हाथी ने गिराया हो, राइट, और हाथी ने वो एक सीड जो है वो अपने डंग में से गिराया हो यहाँ पर, और फिर ऑर्गेनिक तरीके से वो सीड जो है वो यहाँ पर उगने लगा, और यहाँ पर फिर पेड़ बन गया, फिर इसी पेड़ के कुछ बीज जो हैं वो किसी और जगह पर पहुंच गए। तो ये पूरी जो इकोसिस्टम है उसने इस चीज़ को क्रिएट किया है। आप कुछ लोग जाकर कुछ जंगल मीन्स पेड़ उगा दोगे, झाड़ लगा दोगे, तो ऐसा नहीं है कि ये पेड़ लगा दिया आपने, कुछ कुछ छोटे बड़े श्रब्स और हर्ब्स और सारी चीज़ें लगा दी, तो दैट इज़ नॉट जंगल, राइट। जंगल या फिर फॉरेस्ट जो है वो उसकी क्वालिटी को हम मैच नहीं कर सकते, ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। बट एनीवे, मिनिस्टर साहब ने यह दावा किया है कि क्वालिटेटिवली हम जंगलों को या फॉरेस्ट को इम्प्रूव करेंगे। अब में से कुछ लोगों ने शायद सुनीता नारायण को देखा हो यूट्यूब पर या फिर टेलीविज़न चैनल पर, या फिर उनके आर्टिकल्स भी वो लिखते हैं। तो हु इज़ सुनीता नारायण? एक हमारे देश के बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं और डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और उनका ये दावा है कि सरकार ने ये जो आंकड़े दिए हैं ना, ये एक जो रोजी पिक्चर सरकार ने दिखाया है हमें, हकीकत जो है वो काफ़ी अलग है।
उनका कहना यह है कि सरकार ने ऑफिशियली रिकॉर्डेड ये कहा है कि सी हियर लेट्स रीड इट आउट. नारायण हैज नोटिस्ड अ ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी बिटवीन what is officially recorded as forest area. ऑफिशियली 77.53 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारे देश का, ये फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कितना है? 51.66 मिलियन हेक्टेयर्स दैट एग्जिस्ट्स ऑन दैट रिकॉर्डेड एरिया. ऑफिशियली जो आप बताते हैं और जो एक्चुअल में है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. 77.53 और यहां पर देखिए 51.66. और ये पता है कितना है? ये 25.87 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी कि लगभग हमारा उत्तर प्रदेश राज्य जो है ना, उतने बड़े साइज का जंगल जो है वो जंगल है ही नहीं, आप एक प्रकार से कह सकते हैं. तो किस टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं? अगर सरकार सही है तो सुनीता नारायण जो एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो क्या वो गलत है? अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि सरकार ये कह रही है और एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं, तो बेस्ट इसके फिर से एक सर्वे प्रॉपर किया जाए. और ISFR 2021 जो है उसको हम एक गॉस्पल ट्रूथ की तरह ये कंप्लीटली इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते. राइट, हमें इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की भी सुननी चाहिए. बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का ये दावा है कि सरकार ने जो दिखाया है उस और जो एक्चुअल ग्राउंड पर है वो डिफरेंट है. तो क्यों ना हम फिर से सैटेलाइट इमेजनरी का इस्तेमाल करें और ग्राउंड ट्रूथिंग करें, फिजिकल सर्वे किया जाए और इसी के साथ सैटेलाइट का डेटा क्रिएट किया जाए और फिर पता चले कि एक्चुअल आंकड़ा जो है वो क्या है. क्योंकि देश और दुनिया को इंप्रेस करने के लिए हम आंकड़ा एक्साजरेट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से हम नहीं बच सकते. आज नहीं तो कल ये चीज़ हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आएगी. और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, अब देखिए उसमें से 1/5 ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द फंड्स रिलीज्ड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर कैरिंग आउट एफोरेस्टेशन की जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताया कि हम पेड़ पौधे ये सारी चीजें लगाते हैं, तो इस एक्टिविटी के लिए जो पैसे सरकार ने दिए थे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, तो उसमें से 1/5 यानी कि 20% जितना पैसा जो है वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो यहाँ पर स्पीड भी जो है हमारी वो उसेन बोल्ट वाली नहीं है, एक स्नेल स्पीड से हम काम कर रहे हैं. पैसे होने के बावजूद भी एफोरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है. तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय तो है ही हमारे देश के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात करें तो ऐसे इश्यूज दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नदियों के बारे में. लेट्स मूव ऑन. सरसा रिवर टॉक्सिक, ये ट्रिब्यून का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. सबसे पहले तो आप जियोग्राफिकली ये समझ लीजिए कि सरसा नदी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिरसा, वी आर टॉकिंग अबाउट सरसा. तो सरसा जो है एक नदी है एंड इट फ्लोज इनटू द सतलज. राइट, अब दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक ट्रिब्यूटरी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी. राइट, एक ट्रिब्यूटरी यानी कि जब मैं ऐसा कहूं, इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है. अगर मैं आपको कहूं मैं आपको ट्रिब्यूट कर रहा हूं, ट्रिब्यूट दे रहा हूं, तो आई एम एडिंग समथिंग, इजंट इट. तो ट्रिब्यूटरी का मतलब ऐसा है कि एक छोटी नदी है और वो बड़ी नदी में पानी अपना ऐड कर रही है. ऐसा हमेशा नहीं होता कि बड़ी नदी में से ही छोटी नदियां पैदा होती है. कई बार छोटी नदियां जो होती हैं वो अपना पानी जो है वो फाइनली बड़ी नदी में मिक्स करती है, तो वो हो जाती है ट्रिब्यूटरी, वो ऐड करती है. और डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि एक बड़ी नदी का पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो छोटी नदी एक जो होती है तो उसमें बड़ी नदी का पानी आता है. तो दिस इज द डिफरेंस. आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा. अब ये सरसा जो है इसको लोकेट कर लेते हैं. आप देखिए ये है सरसा रिवर और यहाँ पर आप देखिए ये है सोन रिवर है, ये सतलुज रिवर है, और ये सोन रिवर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है और फिर ये सतलज जो है वो यहाँ से यहाँ तक मुड़ जाती है. तो यहाँ से सरसा जो है वो अपना पानी इसमें ऐड कर देती है. ठीक है, तो ये लोकेशन जो है ये बेस्ट, मुझे यही मैप था ऑनलाइन अवेलेबल, इससे अच्छा कोई और मैप था ही नहीं. तो दिस इज द बेस्ट वी हैव. ओके, अब सरसा नदी न्यूज़ में क्यों है? ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में की बात करें तो नदियों के साथ क्या हो रहा है, नदियों को टॉक्सिक बनाया जा रहा है. नदियों को एक प्रकार से बड़ा सा नाला हम सोचते हैं कि सारी चीज़ें नदियाँ में नदी जो है उसमें फेंक दो, सारी चीज़ें पवित्र हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है.
फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डाइंग, फिर फूड इंडस्ट्री, पेपर प्रोडक्शन इंडस्ट्री पिछले लगभग 2 दशक से अपना कुछ ना कुछ कचरा जो है, जो भी वेस्टेज है उनका एफ्लुएंट है, वो इस नदी में डालते रहते हैं। और ये नदी जो है ये नाले से बदतर हालत इसकी हो चुकी है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आया है कि ये जो बद्दी बारोती वाला नालागढ़ एरिया है, तो यहाँ पर कुछ 37 फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, और ये कंपनीज जो है ना, ये अपना जो एफ्लुएंट है वो यहाँ पर छोड़ देती है। अब इन कंपनीज को क्या कहा गया है कि आप जो हैं ये कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के नॉर्म्स को फॉलो करें। आप अगर पानी छोड़ रहे हैं तो उसको एक लेवल तक आपको साफ करके देना है, उसके बाद ये पानी जो है वो इसमें रिलीज किया जा सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें करने में तो पैसे लगेंगे, मेहनत लगेगी, तो ये सारी चीज़ें कौन करे, कौन देखने के लिए आएगा? जो भी आएगा उसको हाथ में पैसे दे दो एंड योर जॉब इज डन, मूव ऑन, राइट? बनाओ पैसे, भले ही नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो बिगड़ जाए। तो दिस इज ए रफ एग्जांपल ऑफ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। और इसमें पानी जो है उसको ये बड़े बड़े जैसे टैंक टाइप होते हैं, तो यहाँ पर पानी जो है उनको एल्गी और दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है और फिर वापस इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। अनरेगुलेटेड और अनट्रीटेड एंटीबायोटिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से एंटी माइक्रोबियल, कल हम बात कर रहे थे, रिमेंबर कि हमने बात की थी कैसे आपकी जो एक ये एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी जो ड्रग रेजिस्टेंस सिचुएशन हो जाती है, तो उसके पीछे रीजंस हमने कल देखे थे। इस प्रकार का पानी जो है ना, इससे भी ये चीज़ हो सकती है। और जस्ट इमेजिन फ्लोरा और फोना, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी हालत क्या होती होगी ये पानी पीकर। और हमारे जो लाइव स्टॉक्स हैं, लाइव स्टॉक्स यानी कि जो पशु हैं, गाय भैंस, जब वो पानी पीते हैं, ऐसा पानी पीते हैं, तो उनकी तबीयत भी ख़राब होती है, उनके दूध में इस प्रकार की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और फिर वो हमारे पेट तक पहुंच जाती है। और बहुत बार तो यहाँ पर मरी हुई मछलियाँ जो हैं ये नालागढ़ एरिया में देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। लॉकडाउन के टाइम पर ये देखने को मिला, और दिल्ली जैसे शहर में भी देखने को मिला था कि जो उनका एयर क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। तो लॉकडाउन के टाइम पर ये जो सरसा नदी है उसका पानी काफ़ी इंप्रूव हो गया था, क्योंकि लोग यहाँ पर जो फैक्ट्रीज, यहाँ पर जो चीज़ें डाल रही थी, ये सारी फैक्ट्रीज बंद थी। जैसे ही फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई फिर से इसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई। और यहाँ पर सिर्फ सरसा नदी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, हमारे देश की लगभग सारी नदियों की यही हालत है। अब पानी की वजह से विश्व युद्ध 3 हो सकता है, ऐसा कहते हैं। और ये पुरानी बात है, लगभग 8-9 सालों से ये बात चल रही है कि अगर विश्व युद्ध 3 होगा तो एक चीज़ की वजह से होगा, दैट इज़ वाटर, पानी। हम सब जानते हैं कि वैसे तो पृथ्वी पर 70-71% पानी है, लेकिन ये 70-71% पानी जो है ना, इसमें से लगभग 0.% जितना पानी ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी का सारा पानी जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कई लोग कहेंगे कि टेक्नोलॉजी आएगी और डीसैलिनेशन होगा, और हाँ, हो रहा है डीसैलिनेशन जो है, दैट इज़ गोइंग ऑन और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मुंबई के अलग अलग एरियाज़ में आप पानी पहुंचा पाएंगे, लेकिन क्या मुंबई में आपने डीसैलिनाइज जो पानी किया वो आप दिल्ली तक पहुंचा पाएंगे? कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि चीज़ों को बिगाड़ दे और फिर हम दूसरा एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन निकाले, फिर उस सॉल्यूशन की वजह से एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसके लिए फिर एक और सॉल्यूशन और फिर एक और प्रॉब्लम। तो ये चेंज जो है वो चलती रहेगी, इसमें से हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो नेचर है उसको तो हमें प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग ही सारी चीज़ें ख़राब करें। ये जो CETP है इसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से सिस्टम काम नहीं करती हैं, और इसमें भी इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं कि 2020 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये CEPT को 1 करोड़ का एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन, एक प्रकार का फाइन लगाया। और ये पाया गया कि ये जो CETP है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, और टर्शियरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो इसको करनी चाहिए वो भी इसने इंस्टॉल नहीं की है। ये सारा पानी जब नदियों में मिक्स होता है तो धीरे धीरे ये मिट्टी के साथ भी मिक्स हो जाता है और फिर ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम जो पानी पीते हैं वो पानी भी इस प्रकार के टॉक्सिक या फिर ऐसे जहरीले मटेरियल वाला पानी होता है। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें होता है। तो ये जो भी वायोलेशंस कर रहे हैं, ये
इंसानों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। और पंजाब में तो हमने देखा कि एक्सेसिव केमिकल की वजह से वहाँ पर कैंसर ट्रेन्स चल रही हैं। अगर यही चीज़ें चलती रही तो भगवान ना करे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये इलाके में, ये जो सरसा वाला इलाका है, और ऐसे हमारे देश के बहुत सारे दूसरे इलाके हैं जहाँ पर इस प्रकार की ट्रेन्स जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और ये लालच, लोभ, लैक ऑफ एक ख़राब एटीट्यूड की वजह से ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग जो हैं वो इससे, कितने सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। अब मुंबई को एक अपग्रेड की आवश्यकता है। किस प्रकार के अपग्रेड की? राम प्रधान कमेटी ने एक दूसरा रिकमेंडेशन जो दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि मुंबई को हमें सीसीटीवी कैमरा से कवर करना पड़ेगा, ताकि हम इस प्रकार के टेरर अटैक के टाइम पर अच्छी तरीके से सर्वेलेंस कर सकें और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। नॉर्मल टाइम में यही जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो क्राइम को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रोकने के लिए, या फिर मेंटेन करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर या फिर दूसरी इमरजेंसीज के टाइम पर इन सीसीटीवी कैमराज का हम इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। और पता है कितने कैमराज मुंबई में इंस्टॉल हुए हैं? 5,000 कैमराज। दिस इज अ बिग नंबर, इजंट इट? दिस इज नॉट अ बिग नंबर। ये कुछ भी नहीं है। मुंबई जैसे बड़े शहर में, जो हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट, ऐसा शहर में सिर्फ 5,000 कैमराज जो हैं, इट्स पीनट्स, इट्स नथिंग एट ऑल। और ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट फेज है, अभी रिपोर्ट ये आई है कि नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 5,000 सीसीटीवी कैमराज जो है वो और ऐड, तो लेट्स से लगभग टोटल मुंबई में 10,000 कैमराज होंगे। अब आप कहेंगे कि 10,000 इज इनफ, मीन्स 10,000 यानी कि 5 डिजिट में सीसीटीवी कैमराज, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट ए बड़ी बात। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि अब जो क्राइम हो रहे हैं ना, ये क्राइम फेसलेस हो चुके हैं। चाहे ये टेररिज्म हो, एस्पियोनाज के क्राइम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, टेरर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। आज हमारे देश का जो दुश्मन है वो हमारे देश में भी बैठा हुआ होगा, एक कंप्यूटर ऑपरेट करके वो बहुत सारा डैमेज क्रिएट कर सकता है। जितना डैमेज जो है ये 10 आतंकवादी नहीं कर पाए, उतना डैमेज वो जो है कर सकता है। और अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मुंबई में 2020 में एक पावर आउटेज हुआ था। मुंबई में लाइट चली गई थी, राइट, एक बड़े लेवल पर, और कहते हैं कि ये चाइनीज हैकर्स ने किया था। लेकिन आज भी हम इसको टेरर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। हम यही मानते हैं कि यहाँ पर लाइट चली गई थी, क्योंकि लाइट चली जाने की एक आदत है ना हमारे यहाँ पर, कि बिजली चली गई या फिर ब्लैकडाउन हो गया, तो हम तो यूज टू हैं इस चीज़ से, ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम इसको टेरर अटैक नहीं मानते। लेकिन दिस वॉज अ टेरर अटैक। कितने करोड़ों रुपए का नुकसान कंप्यूटर के क्लिक से उन्होंने कर दिया। जस्ट इमेजिन, मुंबई जैसा फाइनेंशियल सिटी अगर बंद रहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हमें एक सेकंड्स में, एक मिनट्स में देखने को मिलता है। यू कैन नॉट इमेजिन। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है लियोन पेनेटा। ये डिफेंस मिनिस्टर थे यूएसए के, और उन्होंने 2012 में कहा था, जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था विश्व युद्ध 2 के समय पर, उन्होंने कहा कि अब साइबर पर्ल हार्बर होंगे, यानी कि अब हमारे ऊपर जो अटैक्स होंगे वो इतने बड़े होंगे जितना पर्ल हार्बर पर हुआ था, उस प्रकार के अटैक्स साइबर वर्ल्ड में होंगे। और हमारे स्टेप्स जो हैं वो देखिए आप, हम कन्विक्शन रेट हमारे देश में, मुंबई जैसे शहर में साइबर क्राइम का कन्विक्शन रेट 4% जितना ही है। 2021 में 2883 साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए, इसमें से सिर्फ 48 जो हैं वो हम डिटेक्ट कर पाए हैं। क्रिमिनल्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है, पुलिस के पास नॉलेज या फिर इसको लेकर जो एक ट्रेनिंग नॉलेज चाहिए वो नहीं है। अब इसके कंपैरिजन में आप दिल्ली को देखिए। अब साइबर क्राइम की बात के साथ साथ वी आर लुकिंग एट सीसीटीवी ऑल्सो। दिसंबर 2021 में दिल्ली में 2.7 लाख सीसीटीवी कैमरास थे। ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और सिंगापुर से भी ज़्यादा है। दुनिया का नंबर 1 सिटी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ सीसीटीवी कैमरा इज दिल्ली। लंदन जो है उसमें पर स्क्वायर माइल 1138 सीसीटीवी हैं, दिल्ली में 1826 कैमराज हैं। एंड यू नो व्हाट, दिल्ली जो है वो और 1,40,000 कैमरा ऐड करने वाला है सेकंड फेज में। तो मुंबई के जो 5,000 कैमराज हैं, इसलिए मैंने कहा था इट इज़ पीनट्स, इट इज़ नथिंग। तो दिल्ली के पास लगभग 4.25 लाख जितने सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें दिल्ली ने 7 सालों में की है। मुंबई में लगभग 14 साल हो गया 2013 से लेकर, ये जो नॉट 2013 सॉरी
13 ईयर्स ऑफ 2611 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो इतने साल हो गए, लेकिन स्टिल 10,000 कैमराज भी मीन्स 5,000 हैं और 5,000 ऐड होंगे। तो अगर मुंबई को अपना जो एक पोजीशन है इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, सेफेस्ट सिटी फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये जो भी अलग अलग नाम हैं, ये नाम और ये खिताब अपने पास रखने हैं तो सेफ्टी को लेकर एक नया लेवल क्रॉस करना होगा। और सभी बड़े शहरों को हमें साइबर वॉर और साइबर अटैक से बचाने के लिए अलग से यूनिट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो आज भी हमारे पुलिसमैन जो हैं वो एक जो कहते हैं ना लकड़ी लेकर हमें नज़र आते हैं, दैट लकड़ी इज़ यूजलेस नाउ, उसकी डेट चली गई है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस स्टोरी ऑफ जापान एंड पोर्तुगीज़, जब जापानीज एंड पोर्तुगीज़, जब पोर्तुगीज़ लोग जो हैं वो जापान गए तो जापान के लोग ये मानते थे कि उनकी जो एक तलवार होती है जिसको कटाना कहते हैं, तो वो ये मानते थे कि दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई हथियार है तो वो कटाना है, कटाना से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे एक मान्यता थी जापान में, वो यही मानते थे दिस इज द बेस्ट, मीन्स इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। पोर्तुगीज वहां पर गए और गन दिखाई कि ये देखिए दिस इज गन, आप दौड़कर आइए कटाना लेकर, मैं आपको एक गोली मारकर मार डालूंगा। तो जापानीज लोगों ने समझा कि ओके, अब दुनिया में इस प्रकार के वेपन्स आ चुके हैं, हमारे पास ये कटाना है और उन लोगों के पास जो चीज़ है बंदूक है। तो फिर कुछ महीनों के बाद जापान ने उस बंदूक की एक डुप्लीकेट बंदूक बनाई और उसके कुछ महीनों के बाद जापान ने जो पोर्तुगीज की गन थी उससे भी एक अच्छी गन बनाई। तो दिस इज जापान। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहले वुडन लकड़ी का इस्तेमाल करते थे पुलिस वाले, अब वो प्लास्टिक का करने लगे हैं। दैट्स इट। साइबर क्राइम और ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हम क्या करें। इट्स नॉट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि पुलिसमैन का यहाँ पर कसूर है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम कि गवर्नमेंट जो है वो कि मीन्स जब इट्स मीन्स झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती क्या, कि जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हम कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट आईटी के टैलेंट जो हैं वो हमारे देश में हैं और हमारे सुंदर पिचाई गूगल जैसी कंपनी को हैंडल करते हैं और दूसरे भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, तो इतने अच्छे लोग हैं आपके पास, तो आपके देश में साइबर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा नाम लेते हुए भी, लेकिन सब चलता है। एनीवे, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जितना मैं ये जानता हूँ और कंपेयर करता हूँ तो बहुत दुख होता है। एनीवे, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव इन इंडिया की बात करें तो आज की लेटेस्ट खबर यह है कि हमारे देश ने 176.47 करोड़ का आंकड़ा जो है ये क्रॉस कर लिया है। आने वाले कुछ ही समय में हमारे देश के सभी जो एलिजिबल लोग हैं उनको 2 डोजेस वैक्सीन के मिल जाएंगे और बूस्टर डोज जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। आई एम श्योर कुछ समय के बाद हम सभी के लिए जो बूस्टर डोज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज ए गुड न्यूज़। और याद है वो समय जब कोविड की वैक्सीन नहीं मिली थी, उस टाइम पर यही लग रहा था कि एक बार एक फॉर्मूला मिल जाए, एक बार ये वैक्सीन मिल जाए तो पूरी दुनिया को हम इजीली वैक्सीनेट कर लेंगे और सभी को इस महामारी से हम बचा लेंगे। तो वैक्सीन्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आज दुनिया के सभी देश जो हैं उनके पास वैक्सीन अवेलेबल है? द आंसर इज नो। आज हम ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीका जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसके सिर्फ 11% पॉपुलेशन जो है ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है। और डेवलप्ड देशों को देखिए, अब वो बूस्टर डोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन को 2 डोज दे दिए हैं, नाउ दे आर हेडिंग फॉर ए बूस्टर डोज। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि इतनी सीरियस मैटर में भी ग्लोबल इनइक्वालिटी है और इसी ग्लोबल इनइक्वालिटी के खिलाफ 2 देशों ने आवाज उठाई थी, हमारे देश भारत और साउथ अफ्रीका ने। दोनों देशों ने WTO में ये कहा कि जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके कुछ प्रोविजंस को हमें वेव कर देना चाहिए, यानी कि इन सारी चीजों को हटा देना चाहिए ताकि कोविड की वैक्सीन, उसकी दवाई, फिर जो भी थेराप्यूटिक्स हैं, इसके साथ जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सभी देश के पास अवेलेबल हों और रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं ये एक बहाना या फिर बैरियर नहीं होना चाहिए इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड। हम सबको मिलकर काम करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने और साउथ अफ्रीका ने WTO में बात उठाई थी। लेकिन क्या इसका कोई फायदा हमें देखने को मिला? आज हम बात करेंगे कि इंडिया ने कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं और ये गलतियों की वजह से आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से छूट रही है। तो ये जो ट्रिप्स हैं ये बेसिकली हैं क्या?
ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ये WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपसे बात करूं तो ट्रिप्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ट्रिप्स का मतलब ये होता है कि लेट्स से ये जो कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस आ गया, महामारी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट इमेजिन कोई एक देश जो है उसके पास दवाई है, उसके पास उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस देश ने इसकी दवाई ढूंढी, कोविड की दवाई ढूंढी, और अब वो देश ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला जो होता है दवाई का वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपको दवाई दे देंगे। तो आप कहेंगे कि दवाई मिल जाएगी एक बार, तो उसमें से भी हम फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब ये होता है कि मैंने कोई चीज का इन्वेंशन किया है, तो उस इन्वेंशन का जो फायदा है कुछ समय के लिए सिर्फ मेरे पास ही वो अधिकार रहेगा। अगर मैं आपको लाइसेंस दूं तो फिर आप उस दवाई को पैदा कर पाएंगे, वरना फिर आप इसको पैदा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो WTO जो है वो इस चीज को प्रोटेक्ट भी करता है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप किसी के प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पर चाइना की बात नहीं हो रही है, चाइना सारी चीजों की कॉपी कर लेता है और खुलेआम कॉपी करता है। हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी, isn't it? Anyway, तो ये एक प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि जस्ट इमेजिन कि एक कंपनी है वो कितना सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद उसको कोई सक्सेस मिलता है, और फिर वो सक्सेस से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जिससे वो पैसे कमा सके और बहुत सारा प्रॉफिट कमाए, और बहुत सारा प्रॉफिट जो है उसमें से बहुत सारा चंक जो है मीन्स रेवेन्यू जनरेट करे, और उसमें से बहुत सारा चंक जो है वो R&D में उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो वो रिकवर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट कमाएंगे, फिर ज्यादा पैसे आएंगे तो फिर पैसों को R&D में लगाएंगे और नए नए प्रोडक्ट जो है वो या फिर नए नए इन्वेंशन जो है वो करने की कोशिश कंपनीज करते रहती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर महामारी जैसी सिचुएशन आ जाए, जब पैसों की बात है और आपके लाइफ की बात है, तो हम क्या चूज करते हैं? ऑफ कोर्स हम जीवन ही चूज करते हैं, इज़न्ट इट? कहते हैं ना कि कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए और हॉस्पिटल में लेके जाए तो कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करना, पैसे तो फिर कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे, लेकिन अभी जान बचना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही लॉजिकल, ऐसे ही कॉमन सेंस वाले नियम जो हैं वो WTO में भी हैं, और ये हैं ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का कोर आइडिया ही यही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, महामारी टाइप सिचुएशन, तो जो भी वैक्सीन्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, थेराप्यूटिक्स एसेंशियल्स हैं, तो इनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, इनकी पेटेंट को थोड़े टाइम के लिए वेव किया जाएगा, ताकि ये IPR की वजह से, ये महामारी के खिलाफ जो एक लड़ाई करनी है, वो ये IPR जो है ये बैरियर के तौर पर काम ना करे, राइट? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैक बेंच में भेजा जाता है। होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ये बहुत ही क्लियर है। दिस इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। तो अब ट्रिप्स एग्रीमेंट को वेव करने के लिए साउथ अफ्रीका और भारत ने एक आवाज उठाई थी। WTO के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, राइट? WTO जो है वो दुनिया को ये दिखा सकता था कि जब प्रॉफिट और हेल्थ की बात आती है तो WTO जो है वो, मैं WHO की बात नहीं हो रही है, राइट? डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। WTO अगर चाहता तो इसमें राइट स्टेप ले सकता और अपने आप को इररेलेवेंट साबित होने से बचा सकता। इररेलेवेंट इसलिए क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, राइट? कुछ स्टूडेंट्स ने UNSC के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, बट एनीवे अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, राइट? वो आंसर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है एज वी नो, और WTO जो है उसके भी बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं। उसका एक फेलियर ये बताता हूं कि चाइना जो है वो WTO का पार्ट बन गया, और WTO का पार्ट बनने के बाद चाइना जो है वो खुलेआम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का उल्लंघन करता है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी खास एक्शन जो है वो WTO ने चाइना के खिलाफ नहीं ली है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से अब ये कहते हैं कि यार WTO में रहना ना रहने का कोई फायदा नहीं है, राइट? WTO जो है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होता जा रहा है, और यहाँ पर भी डेवलप देशों का दबदबा है।
तो डब्ल्यूटीओ अपने आप को एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा पाता अगर डब्ल्यूटीओ ने राइट टाइम पर एक स्टैंड लिया होता। डब्ल्यूटीओ जो है वो अपने आप को एक ह्यूमेन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कि मानवता को सपोर्ट करने वाला, मानवतावादी आप कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उभर सकता था अगर डब्ल्यूटीओ ने राइट टाइम पर ये स्टेप लिए होते तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रिप्स वेवर जो हैं उसको राइट टाइम पर हटाया, मीन्स इसका इस्तेमाल, जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसमें जो बेनिफिट्स दिए गए हैं उसका राइट टाइम पर इस्तेमाल जो है वो डब्ल्यूटीओ नहीं कर पाया। और आज देखिए इसकी वजह से व्हाट वी हैव इज अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जो है उसमें सिर्फ 11% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। नाउ वी हियर दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड इज टॉकिंग ऑफ ट्रिप्स वेवर दैट वुड बी जियोग्राफिकली लिमिटेड। अब ये जो डेवलप्ड देश हैं वो क्या कह रहे हैं पता है कि ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न, तो इसको हमें लिमिटेड रखना चाहिए, इसको जियोग्राफिकली लिमिटेड रखिए। सभी देशों को इसमें कवर करने की जरूरत नहीं है। कुछ एरियाज को हम डिसाइड कर सकते हैं और डिसाइड करने में भी ये सालों लगा देंगे। तो डिसाइड करेंगे और उसी एरिया में ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो वेवर हैं या फिर ट्रिप्स वेवर हैं वो दिए जाएंगे। और जिस देश ने इस वेवर को हटाने की बात बताई थी, साउथ अफ्रीका और इंडिया, तो अब डेवलप देश ये कह रहे हैं कि इंडिया को भी इस बेनिफिट से हटा दीजिए एज फार एज वैक्सीन इज कंसर्न, क्योंकि इंडिया की खुद की वैक्सीन और इंडिया में इतनी ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब हमारे देश में वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा, या फिर अभी भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर सरकार ने इसको स्टार्ट कर दिया, आई थिंक स्टार्ट कर दिया, यस स्टार्ट कर दिया सरकार ने दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई करना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, कि हम हमारे देश के लोगों को तो वैक्सीनेट करें, इसी के साथ साथ हम दूसरे देशों तक भी ये पहुंचाएं, क्योंकि ये कोविड जो है ना वो किसी एक देश से लिमिटेड नहीं है, हम सब जानते हैं। इसके नए नए वर्जन्स आते रहेंगे तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी जो है कोई कंटिन्यूस इसकी इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। तो भारत जैसे देश को इसमें स्टैंड लेना चाहिए और स्टैंड लिया भी था भारत ने, राइट। लेकिन अब भारत ने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, इस बड़ी गलतियों की वजह से अब भारत को ही इसमें से बाहर निकालने की बात हो रही है। अब ये जो डेवलप देश है वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो वेवर है वो सारी चीजों के ऊपर नहीं, सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ही होना चाहिए। डायग्नोस्टिक्स और थ्योरोप्रैक्टिक्स जो है इसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ट्रिप्स वेवर जो लगे तो ठीक है। भारत की गलतियां जो हैं ये डोमेस्टिक गलतियां हैं। भारत ने मीन्स हमने हमारे देश में जो गलतियां की हैं, हमारे देश में जो गलत चीजें की, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमें ये चीज फेस करनी पड़ रही है। During the entire pandemic, India rarely made use of the existing flexibilities under the Indian Patent Act, such as compulsory licenses, which are consistent with the TRIPS agreement to increase the supply of COVID-19 medical products, despite being nudged by judiciary to do so. हमारे देश की जुडिशियरी ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इंडियन पेटेंट एक्ट का इस्तेमाल करें जो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अलाइनमेंट में है, तो हम यहाँ पर और ज्यादा दवाइयाँ जो है वो बना सकते थे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, राइट। भारत ने जो इंडियन पेटेंट एक्ट है इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई हैं इसका राइट इस्तेमाल नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा कि जब पीक चल रहा था, सेकंड वेव जब चल रही थी, सेकंड कोविड वेव के पीक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे देश में ये वैक्सीन जो है उसका प्रोडक्शन करने में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम कोई है तो ये रॉ मटेरियल है, राइट। आईपी रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लीगल हर्डल्स हैं इसकी वजह से इश्यूज नहीं हो रहे हैं। इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। इंटरनेशनल लेवल पर अब देखिए भारत क्या कह रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की आर्ग्यूमेंट ये थी कि आईपी जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसकी वजह से कोविड रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहे। देखिए अब देश में आप क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर आप क्या कह रहे हैं, हमारे देश में ही हमारा स्टैंड जो मीन्स हमारा ही स्टैंड जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होता है। दूसरी चीज, India did not proactively develop a national strategy to implement the TRIPS waiver as and when it is adopted. जब हमने TRIPS waiver को adopt किया, आप WTO कोई रूल बनाता है तो फिर हर एक देश को अपने देश में, देश की पार्लियामेंट में भी वो रूल्स जो है वो पास करने पड़ते हैं। तो जब TRIPS waiver को हमने adopt किया तो उस टाइम पर हमने हमारे देश के लिए कोई भी नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। जैसे कि
कौन कौन से ऐसे एरियाज में, जैसे कोई महामारी आ जाएगी तो ट्रिप्स वेवर का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर कोई जंगलों में आग लग जाएगी लेट्स से, तो हम ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी लिस्ट है वो लिस्ट हमने तैयार नहीं किया, तो जब प्यास लगी तो हम कुआं खोदने बैठे। फार्मास्यूटिकल बॉडीज, हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको भी भारत सरकार ऑन बोर्ड नहीं ले पाई। ऑन बोर्ड यानी कि उनकी सहमति। अब भारत जब कह रहा है कि वेवर दिया जाए, तब हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कुछ कंपनीज जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं, वेवर्स जो है वो हमें नहीं देना चाहिए एक्सेट्रा। तो फिर दुनिया के दूसरे देश जो है वो हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि देखिए, आपके घर में ही आपके मेंबर्स के साथ आपके इश्यूज चल रहे हैं, आप हमें सलाह देने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टैंड और गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो एक नहीं है। मेकिंग द वैक्सीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एनीवन, भारत के पास तो अपनी खुद की वैक्सीन बन गई थी ना, तो भारत को क्या करना चाहिए था, भारत को ये वैक्सीन की टेक्नोलॉजी, इसका जो भी सीक्रेट फॉर्मूला है, वो सभी देशों के साथ ओपनली शेयर। मींस अगर भारत कहता है कि किसी भी देश को अगर प्रोडक्शन करना है वैक्सीन का, तो ये रहा भारत का फॉर्मूला, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और अगर भारत ये करता, तो ये जो डेवलप्ड देश अभी खेल खेल रहे हैं, पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शर्म से अपना मुंह नहीं दिखा पाते। लेकिन भारत ने ये अपॉर्चुनिटी भी मिस की, और भारत की जो जो गलतियां हैं डोमेस्टिक लेवल पर, लगता है कि ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने काफी अच्छी तरीके से भारत को फॉलो किया है। भारत क्या कर रहा है, भारत ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजों को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर ये कह रहे हैं कि अब भारत को इस वेवर से, एज फार एज कोविड वैक्सीन इज कंसर्न, इनको हटा दीजिए, भारत की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी गलतियां ही हमें कैसे परेशान कर रही हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप ये ट्रिप्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हैं, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो आई एम श्योर अब आपको ट्रिप्स के बारे में पता चल गया कि ये क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ह्यूमेन लॉ के बारे में। पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक जज है जिसका नाम है जस्टिस धर्मेश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट जज हैं दिल्ली के, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नई राह दिखाई है उन्होंने। एक सेक्सुअल असॉल्ट केस जिसमें एक माइनर लड़की थी, राइट, एक बच्ची आप कह सकते हैं, तो ये विक्टिम है, इसके ऊपर इसका रेप हुआ है। और जो माइनर गर्ल है उसने जो टेस्टिमोनी दी, यानी कि उसने जो अपनी हकीकत बयां की कोर्ट को, तो उसके आधार पर कोर्ट ने जो आरोपी हैं उसको कन्विक्ट कर दिया, यानी कि उसको बता दिया है कोर्ट ने कि भाई आपने ये चीज, आपने ये गुनाह जो है वो किया है। अब ये जो आरोपी हैं या फिर जो ये एक्यूज्ड हैं, तो उसके लॉयर ने ये कहा है कि आप इस लड़की की टेस्टिमोनी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उसमें इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप इसको एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेस्टिमनी को समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो एटीट्यूड में एक डिफरेंस है, ये एक बहुत ही नया डिफरेंस है, एक बहुत ही सेंसिटिव डिफरेंस है, एक बहुत ही राइट डिफरेंस है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे रेप केसेस में, एज वी नो, हमारे कल्चर में और सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं, जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि विक्टिम के बारे में, मीन्स विक्टिम के बारे में बातचीत होती है और कहता है कि उसने ही कुछ गलत किया होगा, ये सारी चीज़ें, और जो गुनहगार हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। तो जो विक्टिम है वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट फाइल करना, वहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं। और फिर जस्टिस सिस्टम में भी ऐसा है कि कोर्ट ट्रायल जब चलता है तो मीडिया और हर कोई उसके ऊपर नज़र रखता है, इसके साथ बहुत ही इनसेंसिटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुझे ये फिल्म याद आ गई, आपने शायद ये फिल्म देखी हो, नहीं देखी है तो जब भी वक्त मिले देखिएगा। अपने समय की बहुत ही हिट फिल्म थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। दामिनी इस फिल्म का नाम है, और इसमें ऐसा ही एक केस है कि कैसे कैसे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं कोर्ट में, उसको एक फिल्म के तौर पर दिखाया गया है। थोड़ा ड्रामेटाइज्ड है, लेकिन ऐसी चीज़ें कोर्ट में होती है। बहुत ही इनसेंसिटिव प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। पुलिस स्टेशन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हॉस्पिटल्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फाइनली डिफेंस काउंसिल जो हैं
वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछकर री-ट्रॉमेटाइज करते हैं उस विक्टिम को, और ऐसी चीज़ों की वजह से ही बहुत सारे रेप केसेस जो हैं उनको रजिस्टर नहीं किया जाता। लेटेस्ट साइंस फाइंडिंग क्या कहती हैं कि ये जो ट्रॉमेटिक और ट्रोमा जो क्रिएट होता है, इससे न्यूरोबायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आपके दिमाग का जो शेप है वो भी चेंज होता है व्हेन यू पुश समवन, जब आप किसी को इस हद तक पुश करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट होती हैं, और जो विक्टिम है उनको मेंटली हार्म होता है, जिसका डैमेज जो है वो लंबे समय तक उनको भुगतना पड़ता है। और कई रेप मिथ्स भी हैं, जैसे एक पिंक फिल्म आई थी, ये तो लेटेस्ट फिल्म है, आई एम श्योर आपने देखी होगी इस फिल्म को। उसमें लड़कियों को स्टीरियोटाइप किया जाता है कि अगर वो पार्टी कर रही हैं, कुछ प्रकार के वेस्टर्न आउटफिट्स पहन रही हैं तो शी इज़ इजी गोइंग, और फिर कहा जाता है कि अगर उसके लेट्स से पास्ट में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं तो फिर मीन्स शी इज़ लाइक दैट, इजी गोइंग है, राइट, उसने ही ऐसा किया होगा इसीलिए उस लड़के ने उसके साथ रेप किया। इस प्रकार की बातें भी होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे हटकर यहाँ पर दिल्ली के जो जस्टिस शर्मा हैं उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच लिया है, और ये जो गैप हैं हमारी पूरी जो सिस्टम है उसमें जो गैप हैं तो उस गैप को हाईलाइट भी किया है इस केस ने। एंड लेट्स होप के जो हमारे जजेस हैं और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरी, इसमें पुलिस भी आ गया, पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गया और हॉस्पिटल्स भी आ गई, कि इस प्रकार के केसेस में हम उसको न्यूरोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझे, सेंसिटिव तरीके से समझे, और जो हकीकत है, सत्य जो है उसको तलाशने की कोशिश करें रादर देन ट्रॉमेटाइजिंग द विक्टिम। तो ये था आज का हमारा रिवीजन लेक्चर। आई एम श्योर इस वीक के द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको फिर से रिफ्रेश हो गए होंगे। एंड एंजॉय योर स्टडीज। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, जय हिंद।